हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट्स की श्रृंखला में पहली वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कुल 30 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो मेरे आंसर बताने से पहले आप स्वयं भी आंसर लगाने का प्रयास करें और अंत में अपना स्कोर ज़रूर मुझसे शेयर करें। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट्स की श्रृंखला में और भी कई सारे वीडियोस लाने वाला हूं, तो नए वीडियोस के लिए अपडेटेड रहने हेतु बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है? सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सीखने में स्थानांतरण। दूसरा प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सीखना। तीसरा प्रश्न है, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है? स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति या रेखाचित्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है स्तंभाकृति, ऑप्शन नंबर ए। चौथा प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? पहला बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक का विकास, जो बौद्धिक विकास है, वह सर्वाधिक होता है। प्रश्न क्रमांक 5 है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रवृत्ति पर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 है, अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोयलर ने प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर या चूहों पर। तो इसका सही उत्तर है वनमानुषों पर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे खालिस्तान में भी उच्च होंगे। ऑप्शंस हैं सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण या अच्छे अंक प्राप्त करने। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सृजनशीलता। कोई आवश्यक नहीं कि जो उच्च बुद्धि वाले या जो होशियार बच्चे हैं वह सृजनशीलता यानी कि क्रिएटिविटी में भी उच्च हों। प्रश्न क्रमांक 8 है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है? पहला है अवधि, दूसरा है नवीनता, तीसरा ऑप्शन है रुचि या चौथा ऑप्शन है आकार। तो ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा है वह है रुचि। कोई भी व्यक्ति अपने रुचि के कार्य को ज़्यादा लगनशीलता से और बुद्धि की केंद्रित स्थिति के साथ करता है। यदि उसे कार्य करने में रुचि नहीं है तो उसका जो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है वह कम हो जाती है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याह्वान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि। तो इसका उत्तर है तार्किक विधि। प्रश्न क्रमांक 10 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि टैट का विकास खालिस्तान द्वारा किया गया था? साइमंड, होल्ट्जमैन, मरे या बेलक। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मरे। प्रश्न क्रमांक 11 है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? ऑप्शंस हैं विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा,
क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बाल केंद्रित शिक्षा। आज की जो आधुनिक शिक्षा है वह बाल केंद्रित है, उसका जो सेंटर पॉइंट है वह विद्यार्थी है, ना कि शिक्षक। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या वैयक्तिकता का सिद्धांत? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। प्रश्न क्रमांक 13 है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शंस हैं प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या साहचर्य का नियम? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तत्परता का नियम। अब आते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। ऑप्शंस हैं सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण? तो इसका उत्तर है प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी। आप वीडियो को पॉज करके पहले स्वयं आंसर लगाने का प्रयास करें, इसके पश्चात आंसर देखें, तो आप इससे आपका स्वयं मूल्यांकन भी कर पाएंगे। और अंत में जो 30 प्रश्न हैं इनके पश्चात कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो अब बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय खालिस्तान द्वारा दिया गया था। टॉलमैन, बेंडूरा, थॉर्नडाइक या कोहलर? तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बेंडूरा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। अधिगम में खालिस्तान ने प्रभाव का नियम दिया था। ऑप्शन है पावलोव, स्किनर, वाटसन या थॉर्नडाइक? तो 16वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध या पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शंस हैं केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या चौथा ऑप्शन है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। प्रश्न क्रमांक 19 है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है। ऑप्शंस हैं डाउन्स सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डाउन्स सिंड्रोम। फिर आते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। प्रश्न क्रमांक 20 है, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शंस हैं पूर्व पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था। प्रश्न क्रमांक 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज? अगला है ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु। अगला है ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु या अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। प्रश्न क्रमांक 22 है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण खालिस्तान द्वारा किया जाता है। ऑप्शंस हैं क्रेचनर, युंग,
शेल्डन या स्पेंजर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, युंग। प्रश्न 23 है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि की सोपान है? ऑप्शन है निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या बहिर्दर्शन विधि। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि। प्रश्न क्रमांक 24 है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है इदम, अहम, पराहम या परिस्थितियां। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पराहम या परम अहम। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 25, व्यवहारवादी खालिस्तान ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। ऑप्शन हैं फ्रीमैन, न्यूमैन, वॉटसन या होलजेंगर। तो ये कहा है ऑप्शन नंबर सी, वॉटसन ने। प्रश्न क्रमांक 26 है, ध्यान आकर्षित होने में खालिस्तान की प्रमुख भूमिका होती है उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपन की तीव्रता। प्रश्न क्रमांक 27 है, खालिस्तान छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणा। प्रश्न क्रमांक 28 है, फ्राइड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। तीसरा ऑप्शन है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 29, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन है वॉटसन, कोफका, कोहलर या गेस्टाल्टवादी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वॉटसन। अब आते हैं इस प्रैक्टिस सेट के अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 30 की ओर। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है नामित मापनी, क्रमसूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुपात मापनी। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें कि आप 30 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्न सही कर पाए। आगे भी मैं इसी प्रकार की कई प्रैक्टिस सेट्स के वीडियो लाने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आगामी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप उनसे अपडेटेड रह सकें। ये वीडियोस आपको शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3, यूपी टेट एवं अन्य राज्यों की शिक्षक भर्तियों में भी काफ़ी लाभप्रद होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के हल के साथ अगली वीडियो में।